इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। देश में IBWL इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक अहम सलाहकार संस्था है एवं इसके अध्यक्ष भारत के माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। IBWL का पुनर्गठन 7 दिसंबर 2001 से प्रभावकारी हुआ। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1961 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो जंगल के संरक्षण और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काम कर रहा है। इसे पहले विश्व वन्य जीव कोष का नाम दिया गया था जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आधिकारिक नाम है। भारत के अग्रणी संरक्षण संगठनों में से एक है ये। 1969 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित WWF इंडिया पर्यावरण के संरक्षण और अन्य संरक्षण के लिए कई गतिविधियों में लगा हुआ है। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संरक्षण चिंता के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का वर्णन कीजिए अथवा पर्यावरण संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन। वर्तमान में पर्यावरणीय समस्याओं को बहुत महत्व दिया जा रहा है तथा स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति के अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। संपूर्ण विश्व में जनमानस में इस विषय के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं को समझने तथा इनके समाधान के लिए संपूर्ण विश्व में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों का भी इस दिशा में विस्तार हुआ है। पर्यावरण शोध, संरक्षण, चेतना एवं अवबोध की दिशा में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कार्यशील हैं, जिनमें से निम्न प्रमुख हैं। 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम। मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम में एक सम्मेलन 5 जून से 16 जून 1972 तक हुआ था। मानवीय पर्यावरण के विश्व स्तर पर संरक्षण तथा नियंत्रण की समस्याओं को हल करने के लिए यह प्रथम प्रयास था। इससे पर्यावरण संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ध्यान केंद्रित हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन के मुख्य योगदान निम्नलिखित हैं। मानवीय पर्यावरण पर घोषणा, मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य करने की योजना, संस्थागत तथा वित्तीय व्यवस्थाओं पर प्रस्ताव, विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा का प्रस्ताव, आणविक अस्त्रों के परीक्षण पर रोक का प्रस्ताव, दूसरा सम्मेलन बुलाए जाने का प्रस्ताव तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही हेतु संस्तुतियों को सरकारों को प्रेषित करने के संबंध में निर्णय। उपर्युक्त सम्मेलन के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP का जून 1972 में शुभारंभ हुआ। इसमें 58 देश सम्मिलित हुए। इसका कार्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समय समय पर पर्यावरण पर आयोजित सभाओं, गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के प्रस्तावों को व्यवहारिक रूप देना है। इसने 1977 में नैरोबी शहर में मरुस्थलीकरण पर आयोजित गोष्ठी की संस्तुतियों का कार्यान्वयन किया था। क्या नाम था उसका? UNFCD, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, UNCCD। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नांकित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया: मानव बस्तियां, मानव स्वास्थ्य तथा आवास, पर्यावरण तंत्र, पर्यावरण तथा उनका विकास, समुद्र और प्राकृतिक आपदाएं। अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम IBP। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शोध कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य उत्पादकता के जीवी आधार तथा मानव कल्याण से संबंधित शोध करना है। इस कार्यक्रम का आरंभ 1964 में वैज्ञानिक संघ के अंतर्राष्ट्रीय परिषद के द्वारा किया गया। उत्पादकता के जीवी आधार तथा मानव कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन के लिए इसके 7 अनुभाग हैं। आधुनिक समाज की चुनौतियों से संबंधित समिति, कमेटी ऑन द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड CCMS। इस समिति की स्थापना नाटो सदस्य राष्ट्रों द्वारा 1969 में मानव पर्यावरण संबंधी समस्याओं के अध्ययन के उद्देश्य से की गई। यह समिति निम्नलिखित विषयों पर निगरानी मॉनिटरिंग रखती है: हानिकारक अपशिष्टों का निस्तारण, तटवर्ती जल प्रदूषण, अंतःस्थलीय जल, वायु प्रदूषण, प्रदूषित जल के शोधन की आधुनिक तकनीकी। संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक आयोग, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन। इस आयोग का गठन यूरोप तथा उत्तरी अमेरिकी सोवियत संघ इत्यादि द्वारा 1971 में किया गया। यूनेस्को का मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। मनुष्य एवं जीवमंडल, मैन एंड
बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम का प्रारंभ यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1970 में किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य के कार्यकलापों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं का प्रबंधन करना था। यह कार्यक्रम मानव पर्यावरण संबंधों के पारिस्थितिकी उपागम पर आधारित है। यह कार्यक्रम जीवमंडल के पारिस्थितिकी संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग एवं संरक्षण हेतु समुचित उपायों की खोज करता है। यह मनुष्य तथा वातावरण के मध्य विश्व स्तरीय सुधार करने की दिशा में प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जीवमंडल कार्यक्रम इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोलॉजिकल प्रोग्राम IGBP इसकी स्थापना 1986 में की गई। संपूर्ण पृथ्वी तंत्र को संतुलित करने में भौतिक, रासायनिक और जैव प्रक्रियाओं की अंतःक्रिया को समझना तथा वर्णित करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। इसके द्वारा विश्व पर्यावरण प्रबंधन के लिए निर्णयकर्ताओं के लिए सूचना एकत्रित की गई हैं। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित परियोजनाएं अंतर्निहित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्वव्यापी वायुमंडलीय रसायन परियोजना, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, अंतःक्रिया तथा जैव मंडल, विश्वव्यापी संयुक्त सागरीय परिवर्तन अध्ययन, विश्वव्यापी सागरीय सुप्रकाशीय क्षेत्रों का अध्ययन, तटीय क्षेत्र में भूमि सागर अंतःक्रिया का अध्ययन, जलीय चक्र के जैवमंडलीय पक्ष का अध्ययन, पार्थिव परितंत्र एवं विश्वव्यापी परिवर्तन का अध्ययन, पूर्व के विश्वव्यापी परिवर्तन। पृथ्वी सम्मेलन 1992 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के कार्यक्रमों का विश्वव्यापी रूपरेखा बनाने के लिए 3 से 14 जून 1992 3 जून से 14 जून 1992 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में रियो डी जनेरियो शहर में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992 का नाम दिया गया। इस महासम्मेलन में पर्यावरण से संबद्ध विविध समस्याओं पर विचार हुआ। रियो पृथ्वी सम्मेलन 21वीं शताब्दी के भविष्य का पर्यावरणीय ड्राफ्ट तैयार करने के लिए आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन न केवल विश्व की सरकारों को पर्यावरण के प्रति सचेत करने में सफल रहा, बल्कि विश्व के सामान्य नागरिकों में भी पर्यावरण चेतना जगाई। उनके विचारों को नई दिशा देते हुए पर्यावरण के प्रति सोचने को विवश किया। प्राकृतिक विनाश पर विश्व सम्मेलन, योकोहामा जापान में 23 से 27 मई 1994 तक प्राकृतिक विनाश न्यूनता पर विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें सुरक्षित विश्व के लिए योजना स्वीकार की गई। प्राकृतिक विनाश को रोकने, उसके लिए तैयार करने तथा उसे न्यून करने हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाई गई। इस सम्मेलन में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्राकृतिक विनाश तथा उसे कम करने के लिए गरीबी उन्मूलन तथा पोषणीय विकास से सुसंगत पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकता है। क्योटो सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्योटो सम्मेलन भी महत्वपूर्ण रहा। यह सितंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर हो रही ताप वृद्धि को नियंत्रित करना था। इस सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया। रियो शिखर सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन 3 जून से 14 जून 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया। इसमें 172 सरकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 108 सरकारों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा। लगभग 2400 प्रतिनिधि गैर सरकारी संस्थाओं NGO के तथा 17,000 लोग शामिल थे। इस सम्मेलन में निम्न मुद्दों को शामिल किया गया: उत्पादन का सुनियोजित तरीका, खासकर हानिकारक पदार्थों जैसे गैसोलीन में उपस्थित लेड, जहरीला कचरा जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जीवाश्म ईंधन का विकल्प। दूसरा तरीका क्या था? आम यातायात के साधनों का विकास करना, जिससे वाहनों से निष्कासित प्रदूषण में कमी हो, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण से होने वाले प्रभाव। तीसरा मुद्दा था जल का सदुपयोग। इस सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि जलवायु परिवर्तन का समझौता रहा, जो क्योटो प्रोटोकॉल में परिवर्तित हुआ। एक अन्य उपलब्धि इस प्रकार के कार्य न करना जिससे पर्यावरण क्षय हो और जो नैतिकता से परे हो। इस सम्मेलन द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के द्वार खुले तथा मापन पुनः परिभाषित किए गए, जिससे जैव विविधता का भय न हो। इस सम्मेलन में स्थानीय सरकारों द्वारा 12 शहरों को उनके पर्यावरण कार्यक्रम हेतु सम्मानित किया गया। इसमें सुडबरी, कनाडा का सडबरी कहते हैं इसको खनन द्वारा हुए पर्यावरण क्षय को पुनः स्थापित करने हेतु सम्मानित किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स का ऑस्टिन, US का ऑस्टिन,
इसको हरित भवन ग्रीन हाउस तकनीकी हेतु सम्मानित किया गया। जापान का किटाक्यूशु, इसको अपशिष्ट पदार्थों हेतु शिक्षण एवं कार्यक्रम हेतु सम्मानित किया गया, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इस सम्मेलन में 3 दस्तावेज प्रमाणित हुए: पर्यावरण तथा विकास पर रियो निर्णय, एजेंडा 21, वन सिद्धांत। साथ ही 2 वैधानिक समझौते हस्ताक्षर हेतु प्रस्तावित हुए: जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यक्रम, UNFCCC। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुए समझौतों की समीक्षा हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में 23 से 27 जून 1997 को एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ, जिसे पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन कहा गया। पृथ्वी सम्मेलन में हुए समझौते की समीक्षा हेतु एक कमीशन CSD, द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गठन किया गया तथा यह निश्चित किया गया कि 5 वर्ष पश्चात 1997 में एक विशेष सम्मेलन में सतत पोषणीय विकास हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। मॉन्ट्रियल समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह समझौता 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर हेतु आमंत्रित हुआ और 1 जनवरी 1989 में प्रभाव में आया। इससे संबंधित प्रथम बैठक मई 1989 में हेलेंस्की कहाँ की राजधानी है? स्वीडन, स्टॉकहोम, हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी है। इससे संबंधित प्रथम बैठक मई 1989 में हेलेंस्की में आयोजित की गई। इसे 7 बार पुनः प्रकाशित किया गया, जो इस प्रकार है: 1990 में लंदन में, 1991 में नैरोबी में, 1992 में कोपेनहेगन में, 1993 में बैंकॉक में, 1995 में वियना में, 1997 में मॉन्ट्रियल में, 1999 में बीजिंग में, 1999 बीजिंग। इस समझौते में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा मिथाइल ब्रोमाइड के उत्पादन को पूर्णतः सन 2015 तक बंद करने हेतु लागू किया गया। इसमें 2050 तक ओजोन परत की क्षतिपूर्ति करने हेतु समझौता किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल या ग्लोबल वार्मिंग प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस परियोजना कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC और FCCC है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग विश्व ताप वृद्धि से लड़ना है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में सांद्रता स्तर कम करना है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अपनाया गया तथा 16 फरवरी 2005 से यह प्रभाव में आया। सितंबर 2011 तक 191 राज्यों व राष्ट्रों से इसे हस्ताक्षरित किया गया और इसके मापक तय किए गए। इससे 83 राष्ट्रों ने हस्ताक्षरित किया। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत 23 देशों ने यह विश्वास जताया कि वे 4 ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का स्तर कम करेंगे। पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन या रियो प्लस 10 सम्मेलन या सतत पोषणीय विकास विश्व शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक सतत पोषणीय विकास पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पोषणीय विकास पर बहस की गई। चूँकि यह रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के 10 साल बाद हुआ था, अतः इसे रियो प्लस 10 सम्मेलन भी कहा गया। इसमें जो निर्णय पारित हुए उसे जोहानिसबर्ग निर्णय कहा गया। इसके अतिरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हुए। इस सम्मेलन में विश्व के लगभग 100 देशों के 4000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि 2020 तक उन समस्त उत्पादों को कम कर दिया जाएगा जो पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद।